प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है और इस मौके पर देश की जनता के नाम उन्होंने एक खुला लेटर लिखा है। आपको ये भी बताते चले कि मोदी सरकार के जो कार्यकाल है उसका 1 साल पूरा होने पर जो मेगा कार्यक्रम है आज वो किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें जनता को ये भरोसा दिलाया है कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या विपत्ति तय नहीं कर सकती है। साथ ही उन्होंने 1 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सजगता, संवेदनशीलता के साथ काम किया है। साथ ही कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने ये साफ किया है कि लॉकडाउन के कारण जो परेशानियां हो रही हैं उसके बावजूद भारत कोरोना को फैलने से रोकने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे एक हाथ में कर्म और कर्तव्य है तो दूसरे हाथ में सफलता सुनिश्चित है। तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की आज सालगिरह और इस मौके पर जो खुला लेटर है प्रधानमंत्री ने वो सामने रखा है। इस लेटर में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जिक्र किया गया है। इस लेटर में सरकार की सफलताओं की बात कही गई है। साथ ही साथ कोरोना संकट काल में इस वक्त देश किस तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है ये भी बताया गया है। बड़े फैसले, जो ऐतिहासिक फैसले रहे हैं मोदी सरकार के, वो भी इस लेटर में नजर आते हैं। मेरे प्रिय स्नेहीजन, आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा और देखिए ऐसे में कई पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आ रही हैं। राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो अपने अपने हिसाब से ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल रहा है उसका 1 साल कैसा बीता है। और इसी कड़ी में बीजेपी विधायक कृष्णा गौर और पूर्व महापौर, उनकी तरफ से रिएक्शन आई है। साथ ही साथ कुणाल चौधरी जो कि कांग्रेस विधायक हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। सुन लीजिए। और पिछले 1 वर्ष में प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस प्रकार से निर्णय लिए, वो निर्णय इस बात को साबित करते हैं कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद देश के इतिहास में एक ऐसा प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने देश की एक के बाद एक गंभीर समस्याओं को समाप्त किया। चाहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने की बात हो, चाहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट देश में लागू करने की बात हो, चाहे 3 तलाक कानून भारत में लागू करने की बात हो के खिलाफ भारत में वातावरण बनाने की बात हो और उसको कानून बनाकर इसको मुस्लिम बहनों को न्याय देने की बात हो। ऐसे अनेक फैसले, राम मंदिर जैसा मुद्दा जो बरसों से लंबित था, उस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ही एक नई आशा की किरण, एक नया मार्ग मिला। तो निश्चित रूप से भारत के 135 करोड़ नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, ये कहते हुए कि देश को एक ऐसा सक्षम नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला है जो निश्चित रूप से भारत को पुनः विश्वगुरु बनाएंगे। मोदी जी के इस दूसरी सरकार के 1 साल में जिस प्रकार की त्रासदियां देश के लोगों को झेलनी पड़ रही है, लगातार पूरे 6 साल के अंदर जो अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह जी बेहतर लेके गए थे,
हर सेक्टर में जिस प्रकार से इंसान परेशान है, 1947 के दृश्य को वापस ला दिया है। चाहे मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, अर्थव्यवस्था हो, हर तरफ से अच्छे दिन के नाम पे इतने बुरे दिन आ गए कि जनता अच्छे दिनों के नाम से डरने लग गई है। आज बेहतर रणनीति के साथ जो देश आगे बढ़ रहा था, वो इस पिछले 6 साल के अंदर कहीं ना कहीं बहुत पीछे जाता जा रहा है। रोजगार के मोर्चे पे हम विफल हैं। जो 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी, जो लोगों को काले धन की बात करी थी, जो अच्छे दिन की बात करी थी, जो महंगाई कम करने की बात करी थी, हर मोर्चे पे विफल होके जनता को त्राहिमाम मचा दिया और जनता परेशान है और मोदी जी मस्त है। तो ये पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं जो कि अब दी जा रही हैं कि किस तरह से वो एक साल के स्टॉर्म को देखते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। धैर्यवर्धन शर्मा हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अब्बास हफीज जी हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। धन्यवाद। अब्बास हफीज जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ सर। सालगिरह है मोदी सरकार के टर्म 2 का, 1 साल पूरा हो गया है, तो बर्थडे ही है, तो इस मौके पर ऐसे विपक्ष के तौर पर खामियां तो कई बार गिनाई जाती हैं, लेकिन क्या एक वो उपलब्धि आप देखते हैं जिसका आप जिक्र करना चाहें? उपलब्धि है जी। जीडीपी ऐतिहासिक गिरावट की तरफ है। लोग बेरोजगार हो गए हैं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है रोमे का। उसके साथ देखिए आप, हर घर में बेरोजगार मिल जाएगा। कोरोना से लड़ाई के अंदर हम पूरी तरह से असमर्थ हो गई है सरकार। जो विश्व के टॉप 10 देश हैं उसमें आ गए हम संक्रमण में। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई एग्जिट प्लान नहीं है। इकोनॉमी तबाह हो गई। उस पे जश्न कुछ दिन पहले 6 साल का मनाया गया था। 6 साल बेमिसाल। ये कोई वक्त है जश्न मनाने का? हर तरफ त्राहिमाम की स्थिति। गरीब बेचारा सड़कों पर है। मजदूर को मजबूर कर दिया गया है। उसके बच्चे मजबूरी के अंदर धूप में, चिलचिलाती धूप के अंदर सड़कों पर हैं, पैरों में छाले हैं। बच्चा अपनी मरी हुई माँ के ऊपर से कपड़ा हटा रहा है ये समझ के कि वो सो रही है। 80 मजदूर ट्रेनों के अंदर खत्म हो चुके हैं। इस वक्त तो इस्तीफे देने थे पीयूष गोयल जी इन लोगों को। ये जले पे नमक छिड़कने का काम है। अब इस वक्त कहा जाएगा कि हम राजनीति करते हैं विपक्ष में होते हुए। विपक्ष का काम होता है जगाना सरकार को। ये राजनीति नहीं है क्या? बिहार चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं यहाँ जश्न मना के। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की तैयारी का समय था ये जश्न मनाना। ये बताना कि हमने बहुत अच्छा काम किया कहाँ है? मैं हजारों बातें गिना सकता हूँ, उपलब्धियां गिनाने पाएंगे। ये कहेंगे वही 3 तलाक, राम मंदिर। अरे भैया, पेट भरा है क्या लोगों का इससे? क्या रोजगार दिया है आपने लोगों को? मैं ये बात बताएं कि किया क्या इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बेहाल जो हो गई उसको सही करने के लिए, रोजगार देने के लिए क्या किया? तबाही। और उस पे जश्न मातम का समय है। जश्न मना रही है मोदी सरकार। तो मैं क्या कहूँगा? ले लेते हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, आप सुन ही रहे हैं कि किस तरह से 1 साल के इस कार्यकाल को कांग्रेस देखती है, और ऐसे में उन तमाम बातों का जिक्र है सर जो इस कोरोना संकट काल में तस्वीरें भी आम होती नजर आ रही हैं। इससे हम और आप दोनों ही वाकिफ हैं बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर? जश्न तो ठीक है, डिजिटली मनाया जा रहा है, उपलब्धियां भी गिनवाई जा रही हैं, लेकिन वो तमाम पहलू भी इस वक्त दरकिनार नहीं किए जा सकते हैं जो कोरोना संकट काल में बिल्कुल मुंह बाए खड़े हैं। रुदाली गैंगे में परिवर्तित हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। ये सिर्फ छाती पीटना जानते हैं, रोने के अलावा इनको कोई काम नहीं है। आप ये देखते, इनको तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि इतने जबरदस्त संकट काल में 80 करोड़ देशवासियों को 5 महीने का एक मुश्त राशन मोदी सरकार ने दिया। चाहे इनकी छत्तीसगढ़ की सरकार हो या दूसरी कांग्रेस शासित सरकारें हैं, ये भी अगर गरीबों का पेट भर पा रही है तो इसलिए भर पा रही है कि केंद्र सरकार ने समय पर इनको राशन उपलब्ध करा दिया है। इनको ये भी उपलब्धि नजर नहीं आती है। किसको मिला? इंटरप्ट मिला किसको? मैं इंटरप्ट क्यों नहीं करूं? झूठी बातें मत कीजिए धैर्यवर्धन जी, बहुत सच्चे ईमानदार आदमी हैं आप। इंटरप्ट मत करिए, फिर उसके बाद आप जो कहेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। बोलिए। आप व्यक्ति है, प्लीज। मेरा एक और कहना है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोगों का इलाज हो चुका है। मैं केवल योजना लागू करने की बात नहीं कर रहा। लागू तो आधे से ज्यादा आबादी पर वो लागू होती है, पर 1 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आप कल्पना करिए, इस गरीब देश में कोई व्यक्ति अगर दुख बीमारी से ग्रसित हो जाए और 5 लाख रुपए तक का इलाज उसको हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट सरकारी और धैर्यवर्धन जी, जिन उपलब्धियों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये पिछले 1 साल से हो रहा है। मैं तो उन चुनौतियों की बात कर रही हूँ जब सामने कोरोना संकट काल में, उनके ऊपर बात करिए ना सर, क्योंकि जनता यही जानना चाहती है कि उपलब्धियां तो आप पिछले 1 साल से
बता ही रहे हैं, लेकिन अभी जो चुनौतियां हैं उसके लिए आपका क्या रोड मैप है? दुनिया ये जानना चाहती है इस वक्त। रोमिता जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं जिन चीजों का उल्लेख कर रहा हूँ उसका संबंध आज की चुनौती से भी है। मेरी बात प्रासंगिक आज भी है, आज भी जी समसामयिक है। जी यदि 8-9 करोड़ लोगों को, किसानों को सम्मान निधि मिलती है तो वो कोरोना से जूझने के लिए उनकी जेब में मनी होता है। जी पूरे हिंदुस्तान में कोरोना जैसी महामारी में लोगों का सरकार मुफ्त इलाज करा रही है, घर घर जाकर के उनका परीक्षण 500 कर रही है। रुपया पॉकेट ये में। कोई सामान्य बात है। और एक और बात मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी कोरोना को लेकर के इस 135 करोड़ के देश में यदि कोई और सरकार होती, लापरवाह सरकार होती, तो जैसे पतझड़ के महीने में, गर्मियों में पेड़ से पत्ते टपकते हैं, ऐसे कोरोना में लाशें बिछ गई होती। ठीक है, एक छोटी सी रिएक्शन अब्बास हफीज जी की मैं लेना चाहूंगी। आप सुन रहे हैं अब्बास हफीज जी, किस तरह से बताया जा रहा है कि 130 करोड़ की जनता जिसके लिए बहुत चिंतित मोदी सरकार है, उसी देश में इस वक्त 1,70,000 के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं और सफलता की बात की जा रही है कि बहुत हद तक सफलता हासिल की है। कैसे देख रही है कांग्रेस इसे? देखिए रोमिता, सफलता वो होती है कि हमने 6,000 केसेस पे लॉकडाउन कर दिया और लॉकडाउन इतना असफलता से भरा किया कि इकोनॉमी तो बर्बाद हुई साथ में, लेकिन उसका कोई फायदा भी नहीं हो पाया कि टेस्टिंग बढ़ाते। धैर्यवर्धन जी, थोड़ा धैर्य रख के सुन लीजिएगा जो आपने बात कही। उसके साथ मैं ये कह रहा हूं, जो हमारे धैर्यवर्धन जी ने कहा, बहुत काबिल प्रवक्ता है, मेरा कोई इन पे शक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी आला कमान की सुन के आगे बढ़ा दी 80 करोड़ लोगों की। अगर 80 करोड़ लोगों को दिया होता राशन, तो क्या मजदूर रोमिता जी बाहर निकल रहे होते, सड़कों पे अपनी जान गंवाने के लिए आ रहे होते? ट्रेन चला दी, ट्रेनें पहुंच गई कहीं से कहीं पहुंची, 6-6 दिन में लोग वापस पहुंचे, भूखे खत्म हो गए। अगर प्रदेशों को दिया था तो गुजरात प्रदेश तो आपका अपना है, वहां से क्यों प्रवास कर गए माइग्रेंट जो मजदूर थे? ये सारी बातें हवाबाजी है मोदी सरकार की। मैं यही कहता हूं, अपने घर के आसपास देख लीजिए, बेरोजगार मिल जाएंगे, जिनके घरों में राशन नहीं है वो मजबूर लोग मिल जाएंगे। हम आगे भी इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच देखिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी तरफ से बोल दूं मैं, विषय परिवर्तित कर लीजिए आप कि अर्थव्यवस्था गिर गई है, वो तो उठ जाएगी। धैर्यवर्धन जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। इससे पहले एक बाइट है जो हम अपने दर्शकों को सुनवा दें। किस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने ये बताया है कि मोदी सिर्फ नाम नहीं है, वो सही में मोदी हैं, और किस तरह से उनके नाम को यहाँ पर फुल फॉर्म बताया गया है, जरा आप भी देखिए। लेकिन मोदी केवल एक नाम नहीं है, मोदी नाम में भी एक मंत्र छुपा है, एक संदेश छुपा है। मोदी जी के नाम का पहला अक्षर है एम। एम से मतलब है मोटिवेशनल। मोदी के नाम का दूसरा अक्षर है ओ, मतलब ओजस्वी, अपॉर्चुनिटी। मोदी जी के नाम का तीसरा अक्षर है डी, मतलब दूरदर्शिता, डायनेमिक लीडरशिप, डेवलपमेंट। मोदी जी के नाम का चौथा और आखिरी अक्षर है आई, मतलब इंस्पायर, इच्छा शक्ति और इंडिया। तो आपने सुना किस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पर बता रहे थे कि मोदी के नाम में भी एक मंत्र छुपा हुआ है, जिससे वो खुद बताते हुए नजर आए। एक बार फिर से हम चर्चा पर लौट रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। पहले तो मैं शिवराज जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने इन 3-4 शब्दों के माध्यम से फिर से लोगों को याद दिलाया कि कैसे मोदी जी पूरे देश के ब्रांड इमेज फीकी पड़ गई, मोदी इमेज, इसलिए उनको वापस सही करने के लिए याद दिला दिया। अब्बास भाई, चुनाव आ गए नजदीक, शायद इसलिए आपको ये ट्रेनिंग मिल गई है कि यदि बीजेपी प्रवक्ता बोले तो आप हंसने लगना और बात को काटने लगना। मेरा निवेदन सुनिए, आप थोड़ा सा अलग है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बंसल न्यूज की गरिमा को हम दोनों भाई बना करके रखें अपनी डिबेट में। मैं एक निवेदन अवश्य करूंगा कि आज पूरे हिंदुस्तान में मजदूरों की दुर्दशा को लेकर के कोई नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार को कांग्रेस का समर्थन है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अर्थव्यवस्था गिर गई है वो तो उठ जाएगी, पर जो जनता की नजर में, मजदूरों की नजर में कांग्रेस गिर गई है,
ये कैसे उठेगी, इसकी चिंता इनके तारणहारों को करनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी हर बार मजाक का विषय बन जाते हैं, उनके पास कोई ठोस सुझाव नहीं होता है, न वो कोई कभी गंभीर चर्चा करते हैं। और ऊपर से नीचे पूरी कांग्रेस अयोग्य नेतृत्व को ढोने पर उतारू है, ये सारा देश जानता है। आप देखिए कोरोना संकट में भी जिस प्रकार से भारत को फिर से अपने पैरों पर खड़े करने की चिंता मोदी सरकार ने की है, तमाम प्रकार के बूस्टर डोज इकोनॉमी को दिए जा रहे हैं। आप देखेंगे अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में फिर से हम सब मुख्य धारा में लौटेंगे और व्यवसाय फिर उठ खड़े होने शुरू हुए। ये बात सच है, चोट लगती है तो घाव भरने में समय लगता है, पर कतई कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी नेतृत्व, आत्मविश्वास से भरा नेतृत्व, पूरी दुनिया में गणमान्य नेतृत्व भारत के पास है। और मैं यह शब्द बोलते हुए स्वयं भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं उस पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आपसे बात कर रहा हूँ जो भारत को पूरी दुनिया में मान देने के लिए, सर्वस्व न्योछावर करने के लिए उतारू है। धन्यवर्धन जी, मैं इंतजार कर रही थी कि आपकी बातों में उन राज्यों का भी जिक्र होगा जहां पर आपकी सरकार है सर। गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ट्रेन चलानी नहीं थी जरूर कर्नाटका को, जी गुजरात जरूर के बोलूं। अंदर परेशानी देखिए आपने छेड़ा है मुझे अब्बास भाई, आपको भी छोड़ूंगा नहीं मैं कह रहा हूँ मत छोड़िए आप, लेकिन जनता को छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, जनता को छोड़ दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लोगों में खुशहाली आई, कर्मचारी खुश हैं, किसान खुश हैं, आम लोग खुश हैं, विद्यार्थी खुश हैं। और पड़ोस स्वास्थ्य कर्मचारियों के आप तनख्वाहें काटो वो खुश हैं, कोरोना के संकट काल में बोनस काटो वो खुश हों। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कहने से खुश नहीं होंगे। धन्यवाद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त जो लगती है वो यही है कि इस संकट काल में ना पक्ष और विपक्ष को एक टीम इंडिया की तरह काम करने की जरूरत है सर, क्योंकि जनता इस वक्त सभी नेताओं का एक प्रबल नेतृत्व चाहती है, ना कि वो ये चाहती है कि आप इस चश्मे से देखें कि कहां पर बीजेपी की सरकार है और कहां पर कांग्रेस की सरकार है।